हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या टाइप्स है और कैसे उसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, वन इज नॉर्मल अंडर राइटिंग एंड सेकेंड वन इज फर्म अंडर राइटिंग। सो डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ नॉर्मल अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, जब हम नॉर्मल अंडर राइटिंग करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी क्या है, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी वेयर होल ऑफ द इशू हैज़ बीन अंडर रिटन बाय वन पर्सन, ठीक है। तो जब लाइबिलिटी पूरे इशू का एक अंडर रिटन जो है एक ही पर्सन पे होता है या फिर एक ही अंडर राइटर पे होता है। So if the whole of the issue has been underwritten by one person, he is responsible to subscribe for all the shares or debentures that have not been subscribed by the public. In such a case, it is not necessary to know the number of applications which had originated through the underwriter and those which had flowed directly to the company. सो अंडर राइटिंग का कंसेप्ट हमें पता है। अंडर राइटिंग का मतलब क्या है? एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहता है जो हमें गारंटी अश्योरिटी देता है कि XYZ परसेंटेज ऑफ इशू जो शेयर्स या फिर डिबेंचर्स है उनका होगा। अगर वो नहीं होता है तो वो सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। जो अनसब्सक्राइब्ड डिबेंचर्स या शेयर्स है वो सब्सक्राइब करते हैं। It is not necessary to know the number of applications which had originated through underwriter and those which had flowed directly to the company. So it is not necessary कि underwriter की तरफ से कितने आए हैं या फिर डायरेक्टली कंपनी के अप्रोच से कितने आए। What matters is कितना सब्सक्राइब हुआ जो अंडरराइटर ने श्योरिटी दी और कितना नहीं हुआ। अगर अंडरराइटर ने जो श्योरिटी दी 100 में से 70% लोगों या फिर 70% ऑफ कैपिटल सब्सक्राइब होगा और 70% हो रहा है, दैट मीन्स 100% सब्सक्रिप्शन अंडर राइटर ने जो एश्योरेंस दिया हुआ है। लेकिन 70% का एश्योरेंस है, 50% हुआ है, तो बाकी का जो 20% है वो अंडर राइटर को परचेज करना पड़ता है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी वेयर ओनली पार्ट ऑफ द इशू हैज़ बिन अंडर रिटन। सो अगर लाइबिलिटी डिटरमाइन करना है जहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्ट ही जो है वो इशू हुआ है। Suppose a company has issued 10,000 shares of which only 6,000 have been underwritten by X, ठीक है। X ने अंडरराइट किया, बोले 10,000 शेयर्स है जो कंपनी ने इशू किया जहाँ पे 6,000 ही अंडर रिटर्न हुआ है। सो मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सीड 6,000, इन सच केस X वुड नॉट बी लायबल टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स। तो मिस्टर X जो है अंडरराइटर है, कंपनी को 10,000 शेयर्स इशू करने हैं, उनमें से उन्होंने कहा कि 6,000 जो है शेयर्स इशू हो जाएंगे। तो दिस इज़ मार्क्ड एप्लीकेशन और मार्क्ड एप्लीकेशन का जो 6,000 है वो एक्सीड हो गया है, 6,000 से ज़्यादा उन्होंने सब्सक्रिप्शन हुआ है। सो उस केस में मिस्टर एक्स जो है अंडर राइटर एक्स वो लाइबल नहीं है सब्सक्रिप्शंस के लिए, कोई भी शेयर्स उन्हें लेना नहीं पड़ेगा। इफ़ हावेवर लेकिन अगर देर आर मार्क्ड एप्लीकेशंस फॉर ओनली 5,000 शेयर्स, एक्स वुड हैव टू सब्सक्राइब फॉर 1,000 शेयर्स। अगर 5,000 शेयर्स ही गए तो जो अंडर राइटर है एक्स उन्हें 1,000 शेयर परचेज करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक कंपनी है, उन्होंने 10,000 शेयर्स को इशू करने के बारे में बात की, इशू का प्रोसेस किया और प्रोसेस में अंडर राइटर ने कहा 6,000 शेयर्स मार्केट डिमांड के हिसाब से आपके सब्सक्राइब हो जाएंगे और 6,000 शेयर्स जो है सब्सक्राइब हो जाते हैं तो दैट इज़ मार्क्ड एप्लीकेशन, उतने एप्लीकेशन मार्क हुए हैं तो अंडर राइटर को एक भी शेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ नॉट लाइबल, उनकी लाइबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। लेकिन 6,000 का एश्योरेंस दिया, 5,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब हुए, उस केस में ये जो 1,000 शेयर्स यहाँ पे दिखा रहा है ना, वो मिस्टर एक्स को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। So, shares provided on his doing so that number of shares allotted including those to X does not exceed 10,000. So, जो भी उनका जो वैल्यू है वो 10,000 से एक तो ऊपर नहीं होगा और जो अंडरराइटर ने एश्योरेंस दिया है उस हिसाब से उन्हें वो परचेज करना है। So, if it does, the number of shares which X must subscribe will be reduced to the extent.
तो जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा उतना लाइबिलिटी कम होगा अंडर राइटर का, राइट। सो ये हो गया अगर कोई एक पार्ट ऑफ इशू अंडर राइटर के ऊपर लाइबिलिटी आता है तो। देन नेक्स्ट इज determination of liability where the whole or part of the issue has been underwritten by two or more underwriter। यहाँ तक एक अंडरराइटर के बारे में बात हो रही थी और अब हम देखेंगे दो या उससे ज़्यादा अंडरराइटर्स आते हैं तो क्या हो सकता है, क्या चांसेस है। सो डिटरमाइन करेंगे दो या उससे ज़्यादा अगर अंडर राइटिंग हो गए तो लाइबिलिटीज़ क्या होगी। इन दिस केस इन विच होल और only part of an issue has been underwritten by a number of underwriters, a difficulty may arise in determining the liability of each of the underwriters. Such a difficulty may arise in deciding the basis on which the unmarked application, that is, the application which have directly flowed to the company, should be allocated among the different underwriters. Marked applications are those applications which are received through an underwriter and such applications add to his credit against his overall obligation। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि मार्क्ड एप्लीकेशन है जो डायरेक्टली कंपनी के पास गए और अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो कंपनी के पास अभी तक आया नहीं है या फिर कोई भी एप्लीकेशन हुआ नहीं है। ठीक है, और अगर कोई लाइबिलिटीज़ आती है तो वो डिवाइड करेंगे जितने अंडर राइटर है उनके हिसाब से। So the allocation of unmarked application to the underwriter can be done in any one of the two ways। So unmarked application जो है वो underwriters को allocate करेंगे दो कैटेगरी से। According to one method, the unmarked applications are allotted in the proportion of gross amount of capital underwritten। तो जो कैपिटल अंडररिटन है उनका जो ग्रॉस है उस हिसाब से वो हम एलोकेट करेंगे। ठीक है, सो द अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आर अलॉटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ कैपिटल अंडररिटन। जितना आप कैपिटल अंडर राइट करने के बारे में बात करोगे उसका जो ग्रॉस अमाउंट है उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से यानी रेशियो निकालेंगे। Alternatively, these are allocated in proportion to the gross amount of capital underwritten as reduced by the marked applications. How the liability of underwriter is determined by the following one or the other method। तो अल्टरनेटिवली ये जो allocated proportion है gross amount of capital का वो reduce होगा marked application में। ठीक है, तो रेशियो के हिसाब से अनमार्क्ड में से हम डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ अंडरराइटर्स है उनको देंगे। तो लेट्स सी यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। Elahi Books and Company Limited issued 10,000 equity shares. These were underwritten as follows: A 40%, B 35%, and C 25%. In all application for 8,000 shares were received. Application for 2,000 shares have the stamp of A, those for 1,000 shares that of B, and those for 2,000 shares that of C। There were thus application for 3,000 shares which did not bear any stamp or which were unmarked। ठीक है, so if credit for unmarked application is given to A, B and C in proportion to their gross liability, the liability of each of the underwriter will be as shown below। 8,000 एप्लीकेशंस है। ठीक है, 8,000 शेयर्स जो है रिसीव हुए हैं उसमें से एप्लीकेशन 2,000 शेयर जो मिले हैं। टोटल इनको 8,000 शेयर इशू करना है, उनमें से 2,000 शेयर्स के जो एप्लीकेशन आए ए के स्टैम्प पे आए, 1,000 बी के स्टैम्प पे आए, 2,000 सी के आए। तो कितने हुए? 2, 3, 5, बचे कितने? 3,000। ये जो 3,000 है अनमार्क्ड है, डायरेक्टली कंपनी को आया है या फिर एप्लीकेशन आया ही नहीं है। तो अब ये डिवाइड होगा तीनों में कैसे डिवाइड होगा? उनके रेशियोज में 4,000, 3,500 एंड 2,500। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें टेबल में क्या लेना है? ग्रॉस लाइबिलिटी एज अंडर रिटर्न 4,000, 3,500 एंड 2,500। ठीक है, कितने इशू किए हैं? 10,000 इक्विटी शेयर्स। कितने एप्लीकेशन आए? 8,000 के लिए। तो हम क्या करेंगे? जो ग्रॉस है उनके लिए लेंगे। सो 10,000 का 40%, 10,000 का 35% एंड 10,000 का 25%। तो 4,000, 4 and 3,500 becomes your
around 7,500, and 7,500 plus 2,500 comes to total 10,000, right? उसके बाद लेस करना है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितने हैं? 3,000 शेयर, ठीक है। और ये शेयर का जो रेशियो निकलेगा वो 40, 35, 25 ये रेशियो निकलेगा। सो 3,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 35 प्लस 25, अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको 1200 आ जाएगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम कंप्यूटर स्क्रीन में कैलसी लेकर आएंगे और देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3,000 एप्लीकेशंस थे, हमें 40 का रेशियो निकालना है, डिवाइड करना है 40 प्लस दिस, तो 10,000 होता है 12, राइट। सो यहाँ पे 10,000 नहीं लेना है, 3,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है? 40 प्लस 35 प्लस 25, इट कम्स अराउंड 100, राइट। तो 100 करेंगे डिवाइडेड बाय 100 तो 1200 आया आपको यहाँ पे, ठीक है। सेम गोज विथ द सेकेंड रेशियो, 3,000 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 100, देखिए आपको आंसर आया यहाँ पे अगेन 3,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, 750 आया। सो इन दिस वे हम लोग क्या कर सकते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को यहाँ पर लिख सकते हैं। देन ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, अंडरराइटर का ग्रॉस लायबिलिटी इतना आएगा, ठीक है, 2,800, 2,450, 1,750। मार्क्ड एप्लीकेशंस कितने थे, उन्होंने कितने मार्क एप्लीकेशन किए? 2,000, 1,000, 2,000, राइट। और बैलेंस कितना है? 800, 1,450, 2,500, राइट। तो ये आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया? ये जो अमाउंट आया है 4,000 में से 1,200 माइनस करोगे तो शायद देखते हैं कैलसी निकाल कर। मैच हो रहा है अमाउंट? अगेन यहाँ पे कुछ 35 रेशियो है, तो 3,500 आना चाहिए, तो 3,500 माइनस 1,050 comes to 2,450, then again 25 minus 750, 1,750. So I hope things are okay with you guys. So marked application ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दिया गया है हमें, उनमें से बैलेंस निकालना है। तो 2,800 में से 2,000 माइनस करेंगे तो इतना वैल्यूज आएगा, ठीक है। एंड क्रेडिट टू ए एंड बी फॉर सीज सरप्लस, सी सरप्लस हो रहा है यानी सी का जो मार्केट वैल्यू है 250 है, ठीक है, तो सी को 250 मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे 133 है, रेशियो निकला है 40:35, ठीक है। मार्क्ड एप्लीकेशन कितने हैं? 2,000, इन्होंने कितने एप्लीकेशन किए? 2,800। मार्क्ड एप्लीकेशन 1000 है, बैलेंस कितना है, ठीक है। ये सारा चीज़ हमें देखना है। उसके बाद एक्चुअल लाइबिलिटी हमें यहाँ से पता चलेगी, क्रेडिट टू ए एंड बी फॉर सीज सरप्लस। अब सी को कितना सरप्लस मिला है? 250 का सरप्लस मिला है, नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। उनका लाइबिलिटी कितना था? 1,750 था, राइट। उन्होंने किया कितना? 2,000। यहाँ पे लाइबिलिटीज 2,450 थे, किया कितना? 1,000। 2,800 था, किया कितना? 2,000। तो अब फिर से कैलसी देखते हैं हम। अब सरप्लस की बात कर रहे हो तो 250 है, तो 250 इंटू 40 के रेशियो में हमें डिवाइड करना है, तो 40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 35 कम्स टू 75। तो देखिए 133 आपको आया यहाँ पे। वंस अगेन 250 एक्स्ट्रा है, इन्होंने 250 एक्स्ट्रा किया है, तो इन दोनों को भी एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा ना अभी बैलेंस करने के लिए, राइट। तो 250 इंटू रेशो कितना बचा है? ए का रेशो 40 है, बी का 35 है, 40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 35 कम्स टू 75, 133। अब यहाँ से डायरेक्टली माइनस करो 250, आपको 116.66 है, तो ये 117 हम लोग ले लेंगे,
आई होप थिंग्स आर गोइंग वेल। कैलकुलेटर से आपको सामने सामने क्लियर भी करवा रहा हूँ तो शायद समझ में आना चाहिए। तो आपका एक्चुअल लायबिलिटी इतना आएगा। If however the other view is taken that unmarked application should be credited to different underwriter in the ratio of liability after credit for marked application has been given, the positions will be as follows। अगर किसी और को देना है, ठीक है, अगर हम ये जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो है अंडरराइटर्स को, अलग अंडरराइटर्स को हम देते हैं तो क्या कैलकुलेशन आता है। तो ग्रॉस लायबिलिटी 4000 लेस मार्क्ड एप्लीकेशन 2000, लायबिलिटी नेट ऑफ marked application 2000 less unmarked application 1200, net liabilities 800। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अदर वीव अगर लेंगे जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन शुड बी क्रेडिटेड टू डिफरेंट अंडरराइटर्स, दूसरे अंडरराइटर को अगर हम क्रेडिट करते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन तो चेंजेस आ जाएंगे यहाँ पे नेट लाइबिलिटी पे, ठीक है। सो लाइबिलिटी ऑफ नेट मार्क एप्लीकेशन माइनस करेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी से, तो एक नेट ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन हमें आएगा, ठीक है। सो लेस 3000 शेयर्स है, 20 25 एंड 5 के रेशियो से अगर हम करें, देखिए ये रेशियो से नेट लाइबिलिटी ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन के रेशियो से हम करेंगे तो हमारा जो नेट लाइबिलिटी है अलग आएगा। 2000 का 20 लिया, 2500 का 25 एंड 500 का 5 हमने लिया। सो इन दिस केस could also be determined by simply apportioning the total number of shares yet to be subscribed। so total number of shares जो subscribe होने बाकी है, जो above केस में 2000 है, in the proportion of balance of the liability after credit from marked firm। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप 2000 लेंगे और उनको नॉर्मल रेशियो से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए नेट लाइबिलिटी आ गया आपको। सो 2000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, सेम 2000 इंटू 35 है, डिवाइड करेंगे 100 से तो 700 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग कैलकुलेशन क्यों आ रहा है, बिकॉज इन्होंने जो है एक 3000 के प्रोपोर्शन के हिसाब से काम किया, ठीक है। इन द प्रोपोर्शन ऑफ द बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी आफ्टर क्रेडिट फॉर मार्क्ड फॉर्म हैज़ बीन given in the ratio of 2000 2500 and 500 और 20 25 5। तो अगर आप डायरेक्टली ले लेंगे कि कितना मार्क हुआ है उस हिसाब से, तो यहाँ पे आपको नेट लाइबिलिटी जो है वो अलग ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या आना चाहिए, लाइबिलिटी ऑफ नेट मार्क्ड एप्लीकेशन, अगर दूसरे तरीके से दूसरे मेथड से आपको लाइबिलिटीज़ निकालना है। So, since the liability of each underwriter may vary widely if one or the other method is followed, underwriting contract should specify the method to be followed, ठीक है। तो मेथड जो फॉलो करने वाले हो लाइबिलिटी का वो स्ट्रिक्ट और सिंपल होना चाहिए, और जो फॉलो करने वाले हो सबको पता होना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स के लिए नोट है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू क्लैरिफाई द पोजीशन बाय वे ऑफ सुटेबल नोट इन द एग्जामिनेशन। जो भी पोजीशन है, जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो, सुटेबल नोट्स के थ्रू आपको बताना है। आई होप आपको ये नेट लाइबिलिटी कैसे निकालना है वो समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।